So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the further questions of merger and amalgamation, merger and acquisition I say एंड ये क्वेश्चन होंगे मिनिमम एक्सचेंज रेशियो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो के, इसके अराउंड 6-7 क्वेश्चन है जिसको हम जो है ख़त्म करते हैं। देखो, लॉन्गिट्यूड लिमिटेड एक प्रोसेस में है टू एक्वायर लैटिट्यूड। आप अगर ये वीडियो देख चुके हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक है गौरव सर की एंड देन ये पर्टिकुलर नोट्स है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट हमको लगता है नोट्स में इनकॉर्पोरेट करना है हम नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। वैसे मैक्सिमम चीज़ें नोट्स में दी हुई ही रहती है, बट फिर भी बहुत सारे एक्सट्रैक्ट ऐसे रहते हैं क्वेश्चन में। ये पूरा क्वेश्चन हमसे बन गया है पर एक्सट्रैक्ट कुछ हमसे नहीं हो रहा है, तो बेटर है कि वो पूरा एक्सट्रैक्ट का स्निप लेकर हम वही का वही इधर रख दें। ठीक है, चलो। Longitude Limited is in process to acquire Latitude Limited on a share exchange basis. The following relevant data available है। अब लॉन्गिट्यूड का, लैटिट्यूड का पैड दे के रखा है, नंबर ऑफ शेयर दे के रखा है, तो हम EPS निकाल लेंगे। P दे के रखा है तो हम MPS निकाल लेंगे। हमें तो प्री मर्जर मार्केट वैल्यू निकालनी है। अब प्री मर्जर मार्केट वैल्यू तो साफ ही साफ दिख रहा है। ठीक है, मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? 120 इंटू 15, राइट। तो ऐसे में एक की 1800 आ रही है और दूसरे की 800 आ रही है। ये प्री मर्जर मार्केट वैल्यू है। ठीक है, अब नाउ मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो लॉन्गिट्यूड लिमिटेड का मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो मीन्स कितना मैं मैक्सिमम सामने वाले को दे सकता हूँ। ठीक है, कितना मैं मैक्सिमम सामने वाले को एक्सचेंज कर सकता हूँ उसके एक शेयर के बदले में, राइट। मतलब कि आप कितना दे सकते हो। अब आपसे पूछे, आप पहले मैंने बोला कितना दे सकते हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ चलो आप कितना दे सकते हो। आप उतना ही दे सकते हो कि आपकी जो अर्निंग मर्जर के पहले थी और आपकी मर्जर के बाद की अर्निंग है, उसमें फिर मर्जर के बाद की अर्निंग कम से कम मर्जर के पहले की अर्निंग जितनी तो हो। ठीक है, मैं उतना मैक्सिमम दे सकता हूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। मैं इतना भी नहीं दे पाऊँगा कि मेरी पहले की अर्निंग जो है मेरी बाद की अर्निंग से ज़्यादा हो, मतलब मेरी बाद की अर्निंग मेरे पहले की अर्निंग से कम हो जाए, तो फिर मैं मर्जर ही क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मर्जर कर रहे हो तो आप इतना दे सकते हो, इतना शेयर एक्सचेंज कर सकते हो कि चलो मैं पुरानी अर्निंग जितनी है नई अर्निंग भी उतनी ही रहे। ठीक है, मैं इतना ही आपको मैक्सिमम दे सकता हूँ कि मेरी अर्निंग कम से कम इक्वल रहे, मेरी बाद की अर्निंग मेरे पहले की अर्निंग से कम नहीं होना चाहिए। तो देखो, अब ये जो एक्सचेंज रेशियो है वो EPS के बेसिस पे भी निकल सकता है, MPS के बेसिस पे भी निकल सकता है। पर देखो, जो भी है हम EPS के बेसिस पे एक्वायरर का एक्सचेंज रेशियो देख रहे हैं और MPS के बेसिस पे भी एक्वायरर का एक्सचेंज रेशियो देख रहे हैं। तो हमको यही देखना है कि जो अर्निंग से एक्वायरर के पहले वो इक्वल हो अर्निंग जो बात की है, एटलीस्ट मतलब इक्वल तो हो कम से कम, और मार्केट प्राइस जो है A का वो इक्वल हो बाद में मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर। ठीक है, पर कम नहीं होना चाहिए, तो कम से कम एक इक्वालिटी रहे। ठीक है, अब सिंस अर्निंग की बात आई है तो हम पहले अर्निंग देख लेते हैं। अर्निंग जो है लॉन्गिट्यूड में है वो है 8, तो लॉन्गिट्यूड में अर्निंग जो है 8 इज इक्वल टू, अब आफ्टर मर्जर की अर्निंग निकालो। तो ऐसे केस में एक्सचेंज रेशियो आपको जो है 0.65 आएगा, राइट। एक्सचेंज रेशियो आपको 0.65 आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपका ये तो आपको अर्निंग पर शेयर पता है A 8 रुपये एंड अर्निंग पर शेयर आप आफ्टर मर्जर निकाल रहे हो, तो टोटल अर्निंग्स A की और B की, एक्वायर और टारगेट की डिवाइड बाय एक्वायरर के नंबर ऑफ़ शेयर प्लस टारगेट के नंबर ऑफ़ शेयर मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेशियो। यही इसी तरीके से हम निकालते हैं, बस इस तरीके से आप निकालो और एक्सचेंज रेशियो के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सचेंज रेशियो जो है आपका 0.625 आ रहा है, राइट। अब यही जब मार्केट वैल्यू के ऊपर करते हैं तो वो क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना है 120 इज इक्वल टू, अब देखो क्या आप मार्केट वैल्यू में ऐसा करोगे कि दोनों की मार्केट वैल्यू प्लस कर दी डिवाइड बाय A के शेयर प्लस T के शेयर एक्सचेंज रेशियो, ऐसा नहीं करने से रहे क्योंकि P रेशियो दे के रखा है। ठीक है, तो देखो EPS के बेसिस पे करा तो आपका एक्सचेंज रेशियो 0.625 आया, MPS के बेसिस पे करा तो 120 इज इक्वल टू वही टोटल अर्निंग कितनी देगी 120 प्लस 80 डिवाइड बाई 15 प्लस 16 इंटू एक्सचेंज रेशियो, और फिर ये हो गया हमारा पूरा EPS। ठीक है, EPS का पूरा फॉर्मूला हो गया मल्टीप्लाई बाय P रेशियो होगा हमारा 15, राइट। अब आप सॉल्व करो एक बार। अब कायदे से जब P दे के रखा है तो हमको EPS इंटू P के मेथड से कैलकुलेट करना था, बट इस क्वेश्चन में इन्होंने कैसे कैलकुलेट करके रखा है, वही टिपिकल वाला फॉर्मूला क्या है जो हम नहीं सॉल्व कर रहे थे अभी। कैसे,
देखो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 15 इंटू 8 इंटू 15, 15 इंटू 8 इंटू 15, ये है हमारा 15 इंटू 8 इंटू 15, 1800। ठीक है, लैटिट्यूड की कितनी है 10 इंटू 16 इंटू 5, 800 डिवाइड बाई 15 नंबर ऑफ शेयर प्लस 16 इंटू एक्सचेंज रेशियो इज इक्वल टू आपका मार्केट प्राइस कितना। ठीक है, आपका मार्केट प्राइस रहेगा 120। ठीक है, और जब आप एक्सचेंज रेशियो के लिए सॉल्व करोगे तो ऐसे केस में आपका एक्सचेंज रेशियो जो आएगा वो आएगा 0.417, राइट। आपका एक्सचेंज रेशियो आएगा 0.417। ठीक है, तो आपने उसको इस तरीके से कैलकुलेट किया है। ठीक, तो देखो हमें EPS इंटू पी से नहीं करना है। जब हमको मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालना है तो हमको EPS इंटू पी से नहीं करना है। ठीक है, अब कभी किसी क्वेश्चन में EPS इंटू पी से करेंगे तो हम जो है उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि उस क्वेश्चन में EPS इंटू पी क्यों किया एंड इस क्वेश्चन में EPS इंटू पी क्यों नहीं करा, राइट। अब देखो C&D लिमिटेड आर कंटेम्पलेटिंग अ मर्जर डील। एक मर्जर डील में है जहाँ पे C विल एक्वायर D लिमिटेड और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ये है। अर्निंग दे के रखी है टोटलिटी में, आउटस्टैंडिंग शेयर दे के रखे तो आपको EPS दे के रखा है, PE आ गया तो आपका MPS आ गया। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ C। अगर P रेशियो, इधर P रेशियो दे के रखा है कंबाइंड फर्म का 7 है। ठीक है, तो पहले मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकालना है जो C को एक्सेप्टेबल है। इफ़ द P रेशियो इज 7, अगर आप देखो नोट्स में तब में जो मार्केट प्राइस पे हम जो निकालते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट प्राइस पे ही निकलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी मार्केट प्राइस की हिंट दे रहे हैं तो हम क्यों ना मार्केट प्राइस की हेल्प से एक्सचेंज रेशियो निकाले कि जो एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मार्केट प्राइस जो C का है वो कितना है 38.4। ठीक है, अगर आप इसको, ठीक है 1 सेकेंड, आप तो ये तो देख चुके होंगे कि जो मार्केट प्राइस है T का, ठीक है, मार्केट प्राइस एक्वायरर का है वो आफ्टर मर्जर सेम ही रहे। ठीक है, आप इतना मैक्सिमम दे सकते हो ताकि एट मैक्स टू मैक्स अगर वो सेम रहे। ठीक है, आफ्टर मर्जर का मार्केट प्राइस कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे 38.4 इज इक्वल टू, क्योंकि मार्केट प्राइस है A का, ठीक है 38.4, इसके इक्वल टू में हमको क्या रखना है, देखो इसके इक्वल टू में ये रखना है कि मार्केट प्राइस हमारा 38.4 है। ठीक है, 38.4 इंटू नंबर ऑफ शेयर 20, 38.4 इंटू नंबर ऑफ शेयर है हमारा 20 प्लस 15 इंटू नंबर ऑफ शेयर 14। ठीक है, तो ऐसे में हो जाता है 20 प्लस 14 इंटू एक्सचेंज रेशियो, राइट। तो देखो पर देखो जो हमारा तरीका था कैलकुलेट करने का, वो कैलकुलेट करने का तरीका गलत रहेगा। गलत इसलिए रहेगा जब वो पी रेशियो जब आपको दे के रखा है तो आप EPS इंटू पी से कैलकुलेट करो, राइट। तो 38.4 इक्वल टू क्या करोगे आप, EPS का पूरा फॉर्मूला लिखो। EPS का फॉर्मूला क्या देगा, EPS का फॉर्मूला कैसे रहेगा कि 4.8 इंटू 20 करोगे तो 96, तो 96 प्लस 30 डिवाइड बाय, ठीक है 20 प्लस 14 इंटू एक्सचेंज रेशियो मल्टीप्लाई बाय पी रेशियो जो है 7, राइट। तो ऐसे केस में 0.212 आ जाएगा, राइट। पी रेशियो देके रखा है तो EPS E टू पी, राइट। वो मार्केट वैल्यू A और मार्केट वैल्यू B वैसे नहीं करना कैलकुलेट। अब इस क्वेश्चन में मिनिमम एक्सचेंज रेशियो भी पूछा है टू द शेयर होल्डर ऑफ D लिमिटेड। अगर P रेशियो 9 है, P रेशियो 9 है तो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, सी मिनिमम एक्सचेंज रेशियो क्या होगा। मिनिमम एक्सचेंज रेशियो हम जो है टारगेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जहाँ पर टारगेट कंपनी ये बोलती है कि हम कम से कम उतना लेंगे कि हमारा मर्जर के पहले की अर्निंग मर्जर की बाद की अर्निंग सेम रहे। मतलब कि हमारी मर्जर के बाद की अर्निंग हमारे मर्जर के पहले की अर्निंग से कम नहीं हो, तभी तो हम मर्जर करवाने का बोलेंगे आपको कि आप हमको ले जाओ, ठीक है। तो हम आपको कब बोलेंगे कि आप हमको ले जाओ, ताकि हमको पैसे ज़्यादा मिले, हमको अर्निंग ज़्यादा मिले, हमको मार्केट वैल्यू ज़्यादा मिले। पर चलो ठीक है, हम कम से कम इतना तो ले कि हमारी पुरानी अर्निंग पर शेयर हमारी अभी की अर्निंग पर शेयर सेम रहे, ठीक है। उससे कम में तो हम नहीं मान पाएंगे, सॉरी, राइट। तो तरीका वही रहेगा, कैलकुलेट करने का तरीका पूरा का पूरा वही रहेगा, ठीक है। पर वे बोलने का तरीका बदल जाएगा, करने का तरीका सेम रहेगा।
तो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करते हैं डी के लिए। अगर पी रेशियो कंबाइंड फर्म का 9 है तो उसको भी वही मार्केट वैल्यू जैसे करना है, ठीक है। तो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, सबसे पहले मार्केट वैल्यू कितना है टी का, मार्केट प्राइस, ठीक है, दे के रखा है मार्केट प्राइस पर शेयर 15। तो 15 इक्वल टू जो हमारा मार्केट 15 इक्वल टू ई पी एस इंटू पी ना, राइट, ई पी एस इंटू पी करना पड़ेगा। अब देखो इन्होंने क्या बेवकूफ़ी करी, अब इन्होंने ये बेवकूफ़ करी कि मिनिमम एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करना था तो हमको ई पी एस इंटू पी का उपयोग करना था, पर इन्होंने ई पी एस इंटू पी का उपयोग नहीं करा। मतलब समझ रहे हो, इसके पिछले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पी रेशियो दे के रखे थे इन्होंने। जब पी रेशियो दे के रखा था और हमको लगे कि पी रेशियो से यूज़ करके हमको करना है, तो पी रेशियो नहीं करते हुए इन्होंने कंबाइंड मार्केट प्राइस जैसे कैलकुलेट किया। फिर अगले क्वेश्चन में पी रेशियो दे के रखा था, नया पी रेशियो दे के रखा था, ठीक है। तो इधर तो चलो हमको समझ में आ गया कि ई पी एस इंटू पी करना है, पर जब मिनिमम एक्सचेंज रेशियो की बात आई तो वापस ये कंबाइंड पे चले गए, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो पे इस पर्टिकुलर डाउट पे, ये डाउट सबको ही आया होगा, तो इस पर्टिकुलर डाउट पे जो है एक सेपरेट वीडियो इशू कर दूंगा जहाँ पे आपको एक क्लैरिटी रहे कि हमको क्या करने का है, ठीक है। अभी तो जो इंस्टीट्यूट कर रहा है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इधर लिख के रखा है कि पिछले क्वेश्चन में भी आपको ई पी एस इंटू पी नहीं करना है, इस क्वेश्चन में भी एक्वायरर के लिए आपको ई पी एस इंटू पी करना है, पर टारगेट के लिए आपको ई पी एस इंटू पी नहीं करना है, ठीक है। ओके, इसको कैसे करा, इसको भी एक तरीके से देखो, क्वेश्चन में इन्होंने कंबाइंड अर्निंग से करा, बट इस क्वेश्चन में ई पी एस इंटू पी ही से भी हो सकता है। अब ई पी एस इंटू पी से जब इन्होंने करा है तो ई पी एस इंटू पी याद रखो, ई पी एस इंटू पी से तो मार्केट प्राइस आएगा, हमें इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस निकालना है, तो हमें जो है इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस से ये कैलकुलेट करना है। तो याद रखना कि वो इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस करना मत भूलो, मतलब कि इक्वेशन में 2 बार ई आर आएगा, एक तो ई पी एस निकालते समय ई आर रहेगा, ठीक है, और उसको इक्विवेलेंट करने के लिए ई आर रहेगा, दोनों टाइम ई आर रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, क्या ये कि द इक्विटी शेयर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, जो एक्स वाई जेड लिमिटेड की इक्विटी शेयर है, ठीक है, वो करंटली ट्रेडेड, मतलब एम पी एस उनका 24 है, शेयर इनके 10 लाख है, प्रमोटर इक्विटी होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग 40% है, तो फ्री फ्लोट हमारा 60% हो गया, ठीक है। चलो पी क्यू आर चाहता है टू एक्वायर एक्स वाई जेड, ठीक है, तो पी क्यू आर विशेष टू एक्वायर एक्स वाई जेड बिकॉज ऑफ लाइकली सिनर्जी है, एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू सिनर्जी का लो, सिनर्जी की वैल्यू दे के रख दी, तो ई पी एस इंटू पी नहीं भी करे, ठीक है, और हमने ऐसे कैलकुलेट करे तो भी हो जाएगा क्योंकि ये सिनर्जी है। फर्दर पी क्यू आर फील करता है कि जो मैनेजमेंट ऑफ एक्स वाई जेड है, मैनेजमेंट ऑफ एक्स वाई जेड हैज़ बीन ओवर पेड। पी क्यू आर ये भी फील करता है कि एक्स वाई जेड के मैनेजमेंट को ज़रूरत से ज़्यादा ही पे किया जा रहा है, तो विद बेटर मोटिवेशन एंड लोअर सैलरीज, उनको मोटिवेट करो, उनको सैलरी कम दो, मोटिवेट करो, सैलरी कम दो, एंड फ्यूअर बग्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, उससे इनकी जो सेविंग है, देखो सिनर्जी तो होगी 4 लाख की सेविंग भी होगी, ठीक है। वी लीड टू सेविंग ऑफ 4 लाख, टॉप मैनेजमेंट विद देयर फैमिलीज आर प्रमोटर्स ऑफ एक्स वाई जेड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सेविंग, और उसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें, मतलब 4-4 लाख की सेविंग होती रहेगी, तो प्रेजेंट वैल्यू सेविंग की 30 लाख के, मतलब 80 लाख सिनर्जी में और 30 लाख इधर सेविंग। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, अर्निंग पर शेयर जो है दे के रखा है किसका, पी क्यू आर का, पी क्यू आर का ई पी एस दे के रखा है 4, शेयर्स दे के रखे हैं 15 लाख, और एम पी एस दे के रखा है 40, राइट। अब इधर कोई प्रमोटर होल्डिंग और ये सब नहीं दे के रखा है। सबसे पहले मैक्सिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर, मैक्सिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर विच पी क्यू आर कैन ऑफर टू पे। अब डायरेक्ट ऐसा बोल के रखा है तो हम तो एम पी एस के बेसिस पे निकालेंगे, क्योंकि जो है एम पी एस ही दे के रखा है, इन द सेंस एम पी एस ही दे के रखा है, इन द सेंस पी दे के रखा है, सॉरी, तो हम ई पी एस इंटू पी निकालेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट हमको एम पी एस के बेसिस पे ही निकालना पड़ता है। पॉइंट ये है कि अर्निंग पर शेयर आपको 4 इधर दे के रखा है पी क्यू आर में। अब सी एक और चीज़, जब आपको सिनर्जी दे के रखी है तो आप ई पी एस इंटू पी क्यों करोगे, आपको ई पी एस इंटू पी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ई पी एस इंटू पी तो हम
सिनर्जी एनर्जी निकालने के लिए या सिनर्जी छुपी हुई है उसके कारण हम करते हैं। अब जब इधर जो भी सिनर्जी है सबका सब बता के रखा है तो उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो आप जो है लेफ्ट हैंड साइड में मतलब आपका वो जो इक्वेशन होती है कि मार्केट प्राइस पुराना बिफोर मर्जर इज इक्वल टू मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर, तो 40 इक्वल टू मार्केट प्राइस हमारा क्या रहेगा 24, ठीक है 24 इंटू 10 240 प्लस 40 इंटू 15 600 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 10 प्लस 15 इंटू एक्सचेंज रेशियो, राइट। पर देखो हमने अभी सिर्फ दोनों की मार्केट प्राइस न्यूमरेटर में ऐड करी, कायदे से हमें 80 लाख सिनर्जी के और 30 लाख सेविंग्स के भी ऐड करने चाहिए। लाइव लाइव तो देखो इस तरीके से जो हमने कैलकुलेट करा है वो कैलकुलेशन जो है हमारा सही निकला, मतलब कि जो एक्सचेंज रेशियो है 0.875 आया, राइट। तो ठीक है, हमने मैक्सिमम प्राइस तो बहुत प्रॉपर तरीके से निकाल लिया, ठीक है। और इधर हमको पी रेशियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमको डायरेक्ट का डायरेक्ट सिनर्जी देख रखा था। मिनिमम प्राइस निकालना है, ठीक है। मिनिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर कितना मिनिमम प्राइस होना चाहिए, मिनिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर, ओके। ये मैक्सिमम प्राइस पूछा है, सी मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो नहीं पूछा है, 1 सेकेंड, मैक्सिमम प्राइस पूछा है, एक्सचेंज रेशियो नहीं पूछा है। हमने तो 0.875 हमने एक्सचेंज रेशियो मान के क्वेश्चन को ख़त्म करा।
और समझो 0.875 एक्सचेंज है ना, 0.875 एक्वायरर कंपनी के शेयर्स है, तो उसको ऑब्वियसली बात है 40 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 35 आएगा। अब मिनिमम प्राइस में भी ऐसा है कि पहले मिनिमम एक्सचेंज रेशियो निकालो, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो टारगेट का, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट का मार्केट प्राइस कितना है, टारगेट का मार्केट प्राइस 24 है, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वही तरीका रहेगा कि 240 प्लस 600 प्लस 110, एक तरीके से 950 प्लस डिवाइड बाय 15 प्लस 10 इंटू एक्सचेंज रेशियो, ठीक है। ये 15 PQR प्लस 10 इंटू एक्सचेंज रेशियो, ये हो गया हमारा EPS, ठीक है। ये हो गया हमारा मार्केट प्राइस इंटू एक्सचेंज रेशियो, एक बार और करना पड़ेगा ताकि हम इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस पे आ सके, ठीक है। कितने प्राइस पे वो अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट देगा। सी ये क्वेश्चन ये जो हम कर रहे हैं सॉल्व, तो हम पहले तो हमारे नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, ये मानते हुए कि हम मिनिमम एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पर्टिकुलर वैल्यू से, मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो है ये हमारा मिनिमम प्राइस आ जाएगा। हम पहले ऐसा करके देखते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में वही फिट है, हम पहले वो करके देखते हैं वो आंसर सही है कि गलत है, फिर हम देखेंगे सही है तो कोई बात ही नहीं, पर जब गलत होगा तो हम इसको समझेंगे कि ये गलत क्यों है, ठीक है। तो एक लेमैन सेंस में पहले हम इसको करते हैं, ठीक। और जब लेमैन सेंस में इसको किया तो आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, 24 क्यों, क्योंकि XYZ 24 है, इक्वल टू 950, ठीक है। वो तो 950 आपको पता ही है कि 200 640 ये 840 हो गया, और 200 640 600 240 840 हो गया, 110 950 डिवाइड बाय 15 प्लस 10 इंटू एक्सचेंज रेशियो, मल्टीप्लाई बाय आप करो एक्सचेंज रेशियो। तो इस तरीके से आपका आया पहले मार्केट प्राइस। पर सी इसको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करा, मतलब कि चीज़ें हैं, चीज़ों में फ़र्क है। तो देखो इसके लिए सेपरेट एक दूसरी इक्वेशन बनी मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले क्या पूछा है कि मिनिमम प्राइस कितने पे जो है हम आपको पूरा का पूरा कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दे देंगे। देखो अभी अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलर XYZ लिमिटेड, इसके जो इक्विटी शेयर करंटली ट्रेड हो रहे 24 पे, और नंबर ऑफ़ शेयर 10 लाख है, मतलब 240 लाख है, ठीक है। अब 240 लाख में भी अगर आप देखो तो 40% तो प्रमोटर की होल्डिंग है, 60% जो है होल्डिंग पर्टिकुलर इनकी है। इनकी होल्डिंग है, फ्री फ्लोट है, राइट। अब वो बोल रहे हैं कि कैलकुलेट व्हाट इज़ द मिनिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर एट विच मैनेजमेंट XYZ का मैनेजमेंट विल बी विलिंग टू ऑफर देयर, कि वो अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दे देगा। वो अपना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे देगा, मतलब कि 240 का आप 40% करो तो उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 96 लाख है, ठीक है। ये 96 लाख, तो देखो ये तो वो लेंगे। साथ ही साथ अब ये भी समझो, आपने ये बोला था कि मर्जर करने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू की जो मैनेजमेंट की सैलरी है, ठीक है, उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको लेसर सैलरी में सेटल किया जाएगा, विच लीड टू सेविंग 4 लाख, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू 30 लाख निकलती है। पर जो लेने वाला है वो तो यही बोलेगा ना कि यार ये तो हमारा अमाउंट फॉरगो हो रहा है, तो हमको वो 30 लाख भी चाहिए, हम इससे कम में तो नहीं मानेंगे। ये कोई बात होती है कि हम अपना शेयर भी आपको दे दें और बाद में पता चले कि हमको सैलरी भी कम मिल रही है, तो जो 96 लाख है हम तो वो तो लेंगे ही लेंगे, प्लस 30 लाख ये भी लेंगे, 126 लाख। अब 40% के हिसाब से हमारे नंबर ऑफ़ शेयर कितने हुए, 4 लाख, तो 126 डिवाइड बाई 4 लाख, ये हुआ हमारा 31.5। और इस तरीके से जो है कैलकुलेट हुआ मिनिमम प्राइस, ठीक है, कि कैसे जो है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, हम कब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमारा देंगे। तो सही फॉर्मूला ही हो गया एक तरीके से कि प्रमोटर के स्टेक, प्रमोटर की मार्केट वैल्यू, प्रमोटर के स्टेक की मार्केट वैल्यू, ठीक है, प्लस सेविंग्स, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कि अमाउंट दैट विल फॉरगो आफ्टर मर्जर, जो था 30 लाख का, तो वो भी लोगे आप। तो ठीक है, हमने इस तरीके से क्वेश्चन ओवर किया, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सी द CEO ऑफ अ कंपनी थिंक्स दैट, जो कंपनी का CEO है वो ये सोचता है कि शेयर होल्डर ऑलवेज लुक EPS, शेयर होल्डर तो हमेशा EPS देखते हैं, देयरफॉर इसका ही कंसिडर मैनेजमेंट कंसिडर मैक्सिमाइजेशन ऑफ EPS एज द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। और नेट प्रॉफिट अभी जो है वो 80 लाख है, PE जो देख रखा है वो 10.5 है, तो 80 को आपने 10.5 से मल्टीप्लाई किया, 80 को आपने 10.5 से मल्टीप्लाई किया, तो वो आया हमारा 840, ये 840 हमारा मार्केट वैल्यू आई, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू बाय, किसी को बाय करना है, एक दूसरी फर्म को बाय करना है जिसकी करंट इनकम 15.75 है, P × 10 है,
जैसे केस में जो मार्केट वैल्यू है वो 157.5 है। क्या मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो रहेगा विच CEO शुड ऑफर सो दैट ही कुड कीप EPS। अब देखो ये EPS बेसिस पे है, ये बोल के ही रख दिया, ठीक है, करंट लेवल पे मेंटेन करके रखे, ठीक है। और ये अगर बोले भी ना EPS मेंटेन एट करंट लेवल, तो ठीक है भैया, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो EPS के बेसिस पे निकालना है, मतलब EPS हमको करंट लेवल पे ही मेंटेन करना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आप मर्जर के बाद EPS अपना कम थोड़ी ना करवाओगे, कम से कम एटलीस्ट करंट पे तो मेंटेन रहे, तो वो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तेरे को इतना दे सकता हूँ कि मेरा कम से कम इतना तो मेंटेन रहे, ठीक है। अब करंट मार्केट प्राइस, गिवन डेटा करंट मार्केट प्राइस ऑफ बोथ एक्वायरर एंड टारगेट। मार्केट प्राइस की बात करें तो एक्वायरर 42 है और वो जो है टारगेट 105 है। तो सी अभी हमने 840 इसकी मार्केट वैल्यू निकाली, ऊपर के नेट प्रॉफिट्स और PE को कैलकुलेट करके डिवाइड बाय हमने 42 करा, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 20 आ गए। यही 157.5 को हमने जो है डिवाइड करा 105 से, तो हमको शेयर जो आ गए 1.5 आ गए, राइट। अब इफ़ द CEO बोरोज फंड एट 15%, अगर CEO जो है फंड बोरो करते हैं 15% पे, क्योंकि वो उसको एक्वायर कर रहा है तो उसको फंड बोरो करने पड़ेंगे, तो वो 15% पे फंड बोरो कर रहा है एंड बाय आउट टारगेट कंपनी बाय पेइंग कैश, वो कैश पे कर रहा है। हाउ मच शुड ही ऑफ़र, वो कितना ऑफ़र करे एक EPS को मेंटेन करने के लिए, तो हाउ मच ही शुड ऑफ़र टू मेंटेन हिज EPS, ठीक है। भाई EPS मेंटेन करने के लिए कितना ऑफ़र करे। देखो सबसे पहले तो क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो, ताकि वो EPS मेंटेन करे करंट लेवल पे, तो हम तो पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो आप कैलकुलेट करो EPS आपका बिफोर मर्जर, ठीक है। EPS आपका जो मर्जर के पहले वो है अपना 4, और 80 + 15.75 डिवाइड बाई 20 + 1.5 इंटू एक्सचेंज रेशियो। इस तरीके से आपने एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट किया। तो एक तरीके से आप क्या समझे कि 2.65 शेयर्स देने हैं, हर एक के बदले में 2.65 शेयर्स देने हैं। तो ऐसे केस में जो टारगेट कंपनी के शेयर्स है वो है 1.5, राइट। तो एक तो हमारा 2.65 आ गया। अब दूसरा अपने से ये पूछ रहे हैं कि अगर CEO ने ये पैसे देने के लिए कुछ फंड बोरो करे है, उस पर इंटरेस्ट लग रहा होगा, तो ऐसे केस में एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए, हाउ मच शुड ही ऑफ़र, मतलब कि एक तरीके से बोल रहे हैं कि कितना एक्सचेंज रेशियो वो ऑफ़र करे, ठीक है। या तो अपन ऐसा समझ सकते हैं कि कितना वो ऑफ़र करे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार हम क्वेश्चन वापस से देखते हैं। हमने एक मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट कर लिया ताकि जो है EPS हम मेंटेन करके रखें करंट लेवल पे। दूसरा ये बोल रहे हैं कि अगर बोरो करके बाय करता है, ठीक है, एंड बोरो करके बाय कर रहा है मतलब वो शेयर्स नहीं ले रहा है, वो कैश में एक्वायर कर रहा है, और जब कैश में एक्वायर करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं बढ़ते हैं, इन द सेंस जो EPS हमारा पहले था, हम अगर कैश में बाय कर रहे हैं तो EPS हमारा पहले कितना था, 4, 4 = 2, राइट। 4 = अर्निंग कितनी है, 80 लाख + 15.75, ये टोटल अर्निंग हो जाएगी। पर हमें बोरो भी तो करना है, ठीक है, हमको उसको पे करना है, हमको उसको पे करने के लिए बोरो करना रहेगा, राइट। अब हमको पे कितना करना है हमको नहीं पता, हमको तो ये पता है कि हमको उसको शेयर्स कितने देने के थे, पर हमको कैश में अगर हम ले रहे हैं तो हमको ये नहीं पता कि हमको पे कितना करना है। तो ऐसा कर देते हैं कि सपोज़ करो X हमको पे करना है, और X का 15% दैट इज़ 0.15x हमको इतना पे करना है, तो इंटरेस्ट कट जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स करेंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे 20 ही रहेंगे, क्योंकि टारगेट के शेयर्स तो हमको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हम कैश में उसको एक्वायर कर रहे हैं। तो आप ऐसे केस में X के लिए सॉल्व करो। तो जब आप X के लिए सॉल्व करोगे तो पहले मैं आपको इक्वेशन बता दूँ कि 4 = 80 + 15.75 ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, माइनस करोगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को भी 1 - t करना पड़ेगा, और फिर डिवाइड बाय 20 करोगे। तो आप X के लिए सॉल्व करोगे तो X आपका आएगा 150 लाख, मतलब आप 150 लाख सामने वाले को दे रहे हो उसको एक्वायर करने के लिए। तो ये मिनिमम प्राइस, ये आपको इतना ऑफर करना रहेगा। ये इनफैक्ट मिनिमम प्राइस नहीं, ये मैक्सिमम प्राइस होगा, ये जो आप ऑफर कर रहे हो, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 सेकेंड, ठीक है, चलो। XYZ लिमिटेड वांट्स टू परचेस, XYZ को ABC को परचेस करना है बाय एक्सचेंजिंग 0.7 शेयर्स ऑफ ईच शेयर ऑफ ABC। हर एक शेयर के बदले में 0.7 शेयर। इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है 10 लाख, ABC में 4 लाख, EPS में 40, इधर 28,
तो अर्निंग का अमाउंट में देखें टोटल तो 400 लाख, ठीक है। और इधर 28 इंटू 4 ये हो गया 112 लाख, ठीक है। मार्केट प्राइस देख रखा है 250 और 160, ठीक है। अब देखो समझो, EPS 40 है, मार्केट प्राइस 250 है, तो 250 डिवाइड बाय 40 ये हो गया हमारा PE रेशियो 6.25, और ये 160 डिवाइड बाय 28 है, तो PE रेशियो हो गया 5.714। देखो ये इम्पैक्ट ऑन मर्जर ऑन EPS बोला है, तो एक बार ऐसा करते हैं कि EPS आफ्टर मर्जर कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर गेन और लॉस देख लेंगे, क्योंकि इम्पैक्ट ऑन मर्जर का तो मतलब यही निकल रहा है। तो जब आप देखोगे, आप जब EPS कैलकुलेट करोगे, मतलब कि 400 प्लस 112 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने 10 प्लस टारगेट के 4 इंटू 0.7, तो ऐसे केस में जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे 512 डिवाइड बाय 12.8, तो ऐसे केस में 40 आपका EPS आएगा। अब समझो EPS आपका आफ्टर मर्जर 40 है, बिफोर मर्जर 40 है, ठीक है। और यही ABC में 40 इंटू 0.7 करो, EPS आफ्टर मर्जर आपका 28 है और बिफोर मर्जर भी 28 है। इन द सेंस जब एक्सचेंज रेशियो EPS के बेसिस पे रहता है, तो इम्पैक्ट ऑन मर्जर EPS पे तो 0 ही रहेगा। तो ये तो इनफैक्ट हमको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो हमको पहले से ही पता होना चाहिए था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ ABC हैज़ कोटेड अ शेयर एक्सचेंज रेशियो। अभी हमारा जो शेयर एक्सचेंज रेशियो था वो EPS के इधर 0.7 था, मतलब EPS के बेसिस पे, तो EPS के बेसिस पे तो 0.7:1 था। इन द सेंस कि टारगेट का 1:0.7 था, कि टारगेट का 1 के बदले में, ठीक है, टारगेट के 1 के बदले में हमें जो है 0.7 हमारे जा रहे थे। अब ये 1/1 रखा, ठीक है। एज्यूमिंग द PE रेशियो ऑफ XYZ वो अनचेंज है। अब गेन फ्रॉम मर्जर कितना है, सी अभी हम MPS के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अब इस पर EPS डायरेक्टली नहीं बोला, ठीक है। तो हम एक बार ऐसा करते हैं कि एक्सचेंज रेशियो 1:1 है, तो हम क्या करते हैं, एक बार MPS निकालते हैं। और MPS निकालने का तरीका क्या होगा हमारा, EPS इंटू PE, ठीक है। और EPS हमारा क्या है, EPS आप पूरा कैलकुलेट करो कि आपका जो है 400 प्लस 112, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स की अगर हम बात करें तो 14 लाख हो जाएगा, 10 प्लस 4, और इंटू PE करना है, राइट। तो ऐसे केस में है 228.57, ये आपका आना चाहिए, 228.57 आपका मार्केट प्राइस आना चाहिए। बहुत ही ईजी है ये तो, 228.57। तो आपका मार्केट प्राइस पहले था 250, वो रिड्यूस हो गया 228.57, उधर था 160, पर वो भी जो है 228.57 है, तो एक जगह कम है, दूसरी जगह बढ़ा हुआ है, राइट। तो आपने इस तरीके से इम्पैक्ट निकाल लिया, पर ये मार्केट प्राइस पे निकालना है, क्योंकि EPS डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट विल बी द गेन एंड लॉस टू द शेयर होल्डर ऑफ XYZ। अब शेयर होल्डर ऑफ XYZ, ठीक है, उसको गेन एंड लॉस क्या है, सी अब समझो। अभी हमने ऊपर जो निकाला गेन एंड लॉस ABC के लिए निकाला, तो हमने ये देखा कि पहले 160 था, अब देखो वो 228.17 हो गया। और अब XYZ की बात करें तो वो 250 था, अब वो 228.57 सॉरी 17 के 57 हो गया। तो हमने ये दोनों कैलकुलेट करा, बहुत ही ईजी है। इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो जो एक्सेप्टेबल है टू द शेयर होल्डर ऑफ XYZ एक्वायर कर रहा है ना, तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कितना उसका एक्सेप्टेबल है। तो सी मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो उसको इतना एक्सेप्टेबल रहेगा कि उसका मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर भी कम नहीं हो, मतलब कि बिफोर मर्जर का जो मार्केट प्राइस है वो आफ्टर मर्जर भी कम नहीं हो। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 250 इक्वल टू EPS हमारा EPS इंटू PE, 250 इक्वल टू EPS इंटू PE, ठीक है। तो 250 इक्वल टू EPS कितना होगा, 400 प्लस 112 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो 10 प्लस 4 इंटू एक्सचेंज रेशियो और मल्टीप्लाई बाय PE, और PE हमारा 6.25 दे के रखा है। अब आप इसको सॉल्व करो, इसको एक्सचेंज रेशियो के लिए सॉल्व करो, तो आपका आएगा 0.7, राइट। तो ये जो 0.7 शेयर्स है, ठीक है, ये 0.7 शेयर्स कैसे है कि 1 के बदले में 0.7 जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो जो एक्सेप्टेबल है वो 0.7 शेयर्स ऑफ XYZ फॉर 1 शेयर ऑफ ABC। तो हमने इस तरीके से हमारा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो निकाला, और ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं था ये। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है मैक्सिमम रेशियो के ऊपर ही है, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, AXE लिमिटेड इज़ इंटरेस्टेड टू एक्वायर PB लिमिटेड। तो AXE एक्वायरर, PE टारगेट,
ठीक है। तो नंबर ऑफ़ शेयर जो है वो कितने हैं, 50 लाख AXC के, तो P के 20 लाख। मार्केट प्राइस कितना है 25, एंड दूसरे का जो मार्केट प्राइस है वो है हमारा 17, ठीक है। तो शो द इम्पैक्ट ऑफ मर्जर, हमें इम्पैक्ट ऑफ मर्जर शो करना है ऑन EPS इफ़ एक्सचेंज रेशियो इज़ बेस्ड ऑन EPS। तो एक्सचेंज रेशियो EPS के बेस पे है, तो इम्पैक्ट ऑफ मर्जर क्या है, सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ मर्जर तो ज़ीरो ही रहेगा, राइट। फिर भी आप पहले EPS के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो निकालो। अब ये एक्सचेंज रेशियो 0.75:1 आया, राइट। अब आप जो है तो देखो एक्सचेंज रेशियो जो है हमने EPS के बेसिस पे निकाला तो 0.75:1। तब एक्सचेंज रेशियो सिंस हमने निकाल लिया है तो हम EPS आफ्टर मर्जर निकाल लेते हैं, राइट। एंड EPS आफ्टर मर्जर कैसे निकालेंगे कि आप जो 50 लाख है इसको 3.20 से मल्टीप्लाई करो तो AXC का टोटल प्रॉफिट, 20 लाख को 2.40 से मल्टीप्लाई करो तो PE का आ जाएगा, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर 50 प्लस 20 इंटू 0.75। तो सी हमारा EPS आफ्टर मर्जर क्या है 3.2, मतलब बिफोर मर्जर भी 3.2, आफ्टर मर्जर भी 3.2। ये हमने AXC लिमिटेड का निकाला। PE जब हम PB का हम कैलकुलेट करेंगे तो PB का बिफोर मर्जर है 2.40, तो आफ्टर मर्जर भी 3.2 का अगर आप एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो आपका 2.40 आएगा। तो इस तरीके से इम्पैक्ट ऑफ मर्जर आपका ज़ीरो रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले देखो, चलो सपोज इफ़ AXC कोट अ ऑफर ऑफ शेयर एक्सचेंज, कि अगर AXC ने कोट करा है कि शेयर एक्सचेंज 1:1 है, राइट, क्या PB का ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो तो हम तभी कैलकुलेट करेंगे, पहले हम एक्सचेंज रेशियो से कैलकुलेट करो पहले एक्सचेंज रेशियो से हम MPS कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर ये देख लेते हैं कि PB का MPS पहले कितना था और आफ्टर कितना है, ठीक है। कायदे से तो हम EPS भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जब कुछ दे के नहीं रखे तो हमें MPS से हमारा डिसीजन लेना है, ठीक है। डिसीजन MPS के बेसिस पे ही होगा। तो वही PB को एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए, एज्यूम करते हुए देयर इज़ नो चेंज इन PE रेशियो। तो सबसे पहले हम आफ्टर मर्जर का मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर मर्जर का मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है तो आप EPS इंटू PE करोगे, राइट, क्योंकि नो चेंज इन PE रेशियो है। एंड अगर आपने देखा हो तो EPS आफ्टर मर्जर आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हो जो है 3.2, राइट। तो 3.2 को कायदे से आपको 25 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3.2 को आपको PE रेशियो से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखेगा कि आपकी पोस्ट मर्जर जो आपका MPS है वो 23.21 है, ठीक है। एंड प्री मर्जर MPS आपका क्या था 25 था, प्री मर्जर MPS आपका 17 था, ठीक है। 23.21 माइनस 17, तो आपको गेन कितना हुआ 6.21 का। ये 6.21 का गेन आप जो है 20 लाख शेयर पे कैलकुलेट करोगे तो 124.2 लाख का आपको गेन हो रहा है। और मैक्सिमम रेशियो जो लाइकली टू बी एक्सेप्टेबल है, राइट, तो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, ठीक है। AXC लिमिटेड के हिसाब से देखें तो उसका MPS बिफोर मर्जर और आफ्टर मर्जर सेम होगा, ठीक है। आफ्टर मर्जर का MPS बिफोर मर्जर से नीचे नहीं गिरना चाहिए। आप इतना ही मैक्सिमम दे सकते हो ताकि जो आफ्टर मर्जर MPS है वो बिफोर मर्जर MPS से नीचे नहीं गिरे। तो बिफोर मर्जर MPS हमको पता है 25, एंड 25 इक्वल टू EPS इंटू PE, और इस तरीके से आप आफ्टर मर्जर का कैलकुलेशन करोगे। एंड सी जब आप एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आपका एक्सचेंज रेशियो 0.75 आएगा। तो ये मैक्सिमम रेशियो है, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन में जो है हम मिनिमम मैक्सिमम एक्सचेंज प्राइस के बारे में बात करेंगे। देखो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो अलग होता है, मिनिमम मैक्सिमम एक्सचेंज प्राइस अलग होता है, ठीक है। तो देखो एक मैं क्विक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि देखो एक मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो है, ठीक है, कि उस एक्सचेंज रेशियो में आप जो है शेयर करोगे, राइट। तो जो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो है इसको आप मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो एक्वायरर की, ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम मार्केट प्राइस आ जाएगा। एक होता है मिनिमम एक्सचेंज रेशियो, मिनिमम एक्सचेंज प्राइस। मैं मिनिमम एक्सचेंज रेशियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिनिमम एक्सचेंज प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो जो मिनिमम एक्सचेंज प्राइस है इसमें हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो तो, कि हम जब टारगेट को एक्वायर करेंगे तो साथ ही साथ एक्वायर करने के बाद हम मैनेजमेंट को मोटिवेट करेंगे, एंड देन मोटिवेट करके इनकी सैलरी कम कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग भी वो हो जाएगी। तो ऐसे केस में हमने टारगेट की मार्केट प्राइस साथ ही साथ हमने फिर ऐड किया था वो जो सेविंग्स है वो भी ऐड करा था, क्योंकि टारगेट
देखो मिनिमम मार्केट प्राइस क्या है कि कम से कम इतना मार्केट प्राइस टारगेट को चाहिए। तो टारगेट ये नहीं चाहेगा कि उसके मैनेजमेंट की सैलरी में कटौती हो, तो उसको उसकी जो मार्केट प्राइस है उसको उसकी जो मैनेजमेंट की सैलरी में जो आप सेविंग कर रहे थे, नहीं, उसको वो सेविंग उसको उसके भी पैसे चाहिए, राइट। तभी जो टारगेट है वो अपना इंटरेस्ट आपको देगा, ठीक है, टारगेट की वैल्यू है वो आपको देगा, ठीक है। और वो जो सेविंग है जो आप करने वाले हो, नहीं, वो आप नहीं कर सकते, वो आपको हमें पे करना पड़ेगा, टारगेट को आपको पे करना है, तो वो ऐड होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स बाय फॉरगोइंग, वो भी ऐड होगा, ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दे रहे हो, राइट। तो उसी को ही दिमाग में रखते हुए हम ये क्वेश्चन करते हैं। अगर कभी हमें कुछ चेंज मिला तो फिर ठीक है, हम उसको फिर चेंज कर देंगे, बट एक बार समझे तो सही उसको दिमाग में रखते हुए, क्योंकि इसके पहले हमने यही क्वेश्चंस में देखे। तो देखो, R&S लिमिटेड ऑपरेटिंग इन सेम इंडस्ट्री एंड आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी रैपिड ग्रोथ, वो कोई ग्रोथ ही रैपिडली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो R लिमिटेड मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन द एक्विजिशन ऑफ S लिमिटेड ड्यू टू एक्सेस प्लांट कैपेसिटी एंड शेयर ऑफ S लिमिटेड जो मार्केट प्राइस में ट्रेड हो रहा है 3.2। तो ठीक है, R लिमिटेड मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन द एक्विजिशन ऑफ S लिमिटेड एंड ड्यू टू एक्सेस प्लांट कैपेसिटी शेयर ऑफ S लिमिटेड मार्केट में ट्रेड हो रहा है 3.2 से, और अदर डेटा S लिमिटेड का देख रखा है, जहाँ पे बाकायदा उसकी फिनेंशियल स्टेटमेंट देख रखे हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स एंड साथ ही साथ कुछ और डेटा देख रखा है, जैसे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट कैश फ्लोज, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब देख रखा है। देखो, सबसे पहले क्या है कि मिनिमम प्राइस पर शेयर S लिमिटेड शुड एक्सेप्ट फ्रॉम R। S जो है वो R से कितना मिनिमम प्राइस एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो S जो है पर्टिकुलर टारगेट कंपनी है, वो चाहेगा कि जो उसकी मार्केट प्राइस है कम से कम उसको वो तो मिले, राइट। अब पॉइंट ये है कि मार्केट प्राइस जो है पर्टिकुलर वो डायरेक्ट देख रखा है 3.2। मार्केट प्राइस अगर हम देखें जो, तो वो डायरेक्ट देख रखा है 3.2, राइट। तो कायदे से आप ये भी देख सकते हो कि जो 3.2 है कम से कम उसको 3.2 मिले तो काफ़ी हो जाएगा, बट इसको ऐसा नहीं देखना है, इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। इसको ऐसे कैलकुलेट करना है कि देखो, S लिमिटेड के रेसिडुअल नेट कैश फ्लोज दे के रखे, मतलब कि उसके आगे के कैश फ्लोज दे के रखे, ठीक है। और ये मानो कि जो है इसके लाइफ इन्फिनिटी है, क्योंकि पीरियड दे के नहीं रखा है। तो ऐसे केस में जिसे अपन D1/KE-G करते हैं, वैसे रेसिडुअल कैश फ्लोज डिवाइड बाय KE-G। तो रेसिडुअल कैश फ्लोज कितना है 54.87 लाख डिवाइड बाय KE-G, राइट। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको देख रखा है 13.05 और माइनस जी कितना है, G 0 है, G तो देख ही नहीं रखा है। तो 54.87 डिवाइड बाय, ठीक है, 13.05%, ठीक है। तो इस तरीके से 420 हमारा जो है पर्टिकुलर आता है कि 420,45,977। तो 420,45,977 ये आपकी आती है मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो समझ रहे हो, आपके हिसाब से आपको लग रहा है मार्केट वैल्यू क्या होगी 3.2 लाख, ठीक है। 3.2 डिवाइड बाई इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, पर नंबर ऑफ शेयर्स दे के नहीं रखा है। तो आप क्या समझोगे कि मेरे को 3.2 ही लाख 3.2 रुपीज़ ही मिल जाए तो काफ़ी है, बट नहीं, मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने फिर क्या करा है, रेसिडुअल नेट कैश फ्लोज डिवाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी करा और KE-G, और इस तरीके से इन्होंने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करी, ठीक है, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करी, राइट। और उसको फिर किससे डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर से, और नंबर ऑफ शेयर 80 लाख से, उस तरीके से इनकी वैल्यू आई 5.26, राइट। तो सी क्वेश्चन में 3.2 देकर रखा है, कायदे से आपको वैसे ही सोचना था, बट इससे बेटर आंसर निकल सकता है, तो इसलिए हम वो बेटर की तरफ गए। उसका बेटर आंसर कैसे निकल सकता था कि जो इनका 54,87,000 है, 54,87,000 डिवाइड करा इन्होंने जो है 13.05% से, तो इसकी एक मार्केट वैल्यू आई, ठीक है, इनकी वैल्यू आई, और वैल्यू जो है फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर किया जो 80 लाख देके रखा है, इससे जो है इतना मिनिमम प्राइस चाहिए ही चाहिए। अब बात आती है क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फ्लोर वैल्यू, मैं भी बाद में कैलकुलेट करूँगा, फिर हम ये देखते हैं फ्लोर वैल्यू S लिमिटेड का पूछ रहे हैं। तो देखो, फ्लोर में 3.2 मत लिख देना, फ्लोर वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका दूसरा होता है। फ्लोर वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। बुक वैल्यू कितनी, बुक वैल्यू में पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेते हैं, जो है 120 लाख प्लस 279.95 लाख, ठीक है, ये हुआ 399.95 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर जो है 80 लाख,
तो ये जो 4.99 है, एक तरीके से बोलते हैं 5, ये 5 हमारी जो है फ्लोर वैल्यू है, ठीक है। अब आती है बात मैक्सिमम प्राइस पर शेयर, ठीक है, जो आर विलिंग है, मैक्सिमम प्राइस आर विलिंग है टू ऑफर टू एस, कि कितना मैक्सिमम प्राइस वो देगा। तो देखो अब हमको जो है सिनर्जी कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैक्सिमम एमपीएस कैसे कैलकुलेट होता है? मैक्सिमम एमपीएस का एक तो तरीका ये था कि मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो इनटू जो है मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करो। तो सी हम जो है मैक्सिमम प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा तरीका था मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करना, वो इधर नहीं लग पाएगा, वो नहीं लग पाएगा। तो इसकी जो दूसरी मेथड है वो ये है कि आप टी को जितना पे कर रहे हो और जितना आपको सिनर्जी से गेन हो रहा है, आप टी को जितना, टी की जो मार्केट वैल्यू है वो सिनर्जी से आपको जितना गेन हो सकता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या दे सकते हो कि जितना आपको गेन हो रहा है आप उतना का उतना मैक्सिमम आप उसको दे सकते हो। तो वैल्यू ऑफ टी प्लस सिनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टी। तो आप सिनर्जी कैलकुलेट करो, सिनर्जी क्या होगा 185 लाख डिवाइड बाय 12.5% या 1480 लाख। 1480 लाख में से आप इन दोनों की मार्केट वैल्यू माइनस कर दोगे तो सिनर्जी आ जाएगा, ठीक है, ये सिनर्जी आ जाएगा। ये सिनर्जी आया और फिर उसके बाद जो है आपने इसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करी, मतलब कि हम सिनर्जी मैक्सिमम और उसको दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम प्राइस क्या होगी कि तेरे को जितना हम पे करें वो तो हम पे करेंगे ही करेंगे, राइट। मैक्सिमम जो सिनर्जी है वो सिनर्जी भी तू ले ले, पर सिनर्जी से ज़्यादा तो तुम्हें तेरे को देने से रहा। तो देखो आपने कैसे मैक्सिमम प्राइस कैलकुलेट करी कि जो टी की प्राइस है वो तो है ही है, और सिनर्जी जो एक गेन आप कमा सकते हो वो भी आप उसको दे दो, इतना मैक्सिमम है उसको दे सकते हो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेशन करा, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इधर जो है आपका आंसर जो आएगा